ग्रहण के बाद सावधानी के 15 दिन। जी हां, सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसी से ठीक पहले सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि 15 दिनों के अंदर एक और ग्रहण। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को साल के दूसरे चंद्र ग्रहण के साथ हुई थी। 122 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, यानी कि हमारे जीवन काल में यह पहली बार हुआ है कि पितृपक्ष का आरंभ चंद्र ग्रहण से हो रहा है और अंत सूर्य ग्रहण के साथ हो रहा है। वैसे भी सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, रविवार को सूर्य ग्रहण है, तो ऐसे में इस ग्रहण का क्या असर होगा, आपको क्या लाभ मिलेगा, ज्योतिष में सूर्य ग्रहण के क्या है मायने और ज्योतिष आचार्य से किस नजरिए से देखते हैं, राशियों के हिसाब से कितना असर होगा, देश और दुनिया में परिस्थिति कितनी बदलेगी, साथ ही साथ ग्रहण के अगले 15 दिन क्यों आपको सावधान रहना है, ये सब कुछ बताएंगे आपको इस बुलेटिन में। रहिए हमारे साथ। तो साल 2025 की शुरुआत में 15 दिन के अंतराल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगा। होली के दिन 14 मार्च को चंद्र ग्रहण लगा था। ठीक 15 दिन बाद 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लगा था। रविवार को सूर्य ग्रहण है, यानी कि चंद्र ग्रहण के 15 दिन के अंदर एक और ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण आंशिक होगा और भारत में दिखाई नहीं देगा। हालांकि विदेशों में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अंटार्कटिका समेत कई जगहों पर सूर्य ग्रहण नजर आएगा और भारतीय समय के मुताबिक ग्रहण रविवार रात 10:59 पर शुरू होगा। फिलहाल ये अगले दिन यानी कि सोमवार को सुबह 3:23 पर खत्म होगा और ये भारत में नजर नहीं आएगा और इसीलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि लोग इस दिन बिना किसी चिंता के पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता माना जाता है और ऐसे में सूर्य की पूजा का भी खास महत्व है। रविवार को सूर्य ग्रहण, देखिए इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है। 21 सितंबर की रात को लगभग 10:59 पर आरंभ होगा और रात में 12 बजे के बाद जब 22 सितंबर लग जाएगी तो लगभग 3:23-24 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, किसी सावधानी का पालन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि जिस समय में सूर्य ग्रहण रहेगा उस समय में सूर्य देव के मंत्र जप करके, गुरु मंत्र का जप करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए किसी तरह के सावधानी और किसी तरह के नियम के पालन की आवश्यकता नहीं होगी। पितृपक्ष में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 100 साल बाद एक साथ दो ग्रहण लग रहे हैं। रविवार को सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य कन्या राशि में भी प्रवेश कर चुके हैं। पितृमोक्ष अमावस्या पर यह सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 122 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पितृपक्ष में लगे हैं। तो इसी के साथ कई और संयोग भी देखने को मिल रहे हैं। अश्विन माह की अमावस्या तिथि पर यह सूर्य ग्रहण होगा। सर्व पितृ अमावस्या पर यह ग्रहण लग रहा है। कन्या राशि उत्तरा फागुनी नक्षत्र में है और चंद्र, सूर्य और बुध कन्या राशि में रहेंगे। 30 साल बाद बन रहा है सम सप्तक योग और सूर्य और शनि बना रहे हैं ये योग। पितृपक्ष में 122 साल बाद दो ग्रहण एक साथ लग रहे हैं और नवरात्र का आरंभ भी ग्रहण के साथ ही हो रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वानरा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ कृष्णा शर्मा जी भी मौजूद है। शुरुआत प्रतीक जी आप ही से। 122 साल बाद ऐसा योग बन रहा है, ऐसा संयोग बन रहा है कि दोनों ग्रहण, वो भी पितृपक्ष में, ये क्या दिखाता है? इतिहास इसके बारे में क्या बताता है? देखिए, स्थितियां अच्छी नहीं कही जा सकती। 1903 में, मतलब कि हमने, आपने और हमारे माता पिता तक ने वो ग्रहण नहीं देखा था जो पितृपक्ष से शुरू हुआ हो और पितृपक्ष पे खत्म हुआ हो, क्योंकि ग्रहण का पितृपक्ष से ही नाता और किसी से नाता ही नहीं है। क्योंकि पितृपक्ष में आप पूजा किसकी करते हैं? माता पिता की अपने, या आपके माता पिता के माता पिता की, उन्हीं को तर्पण श्राद्ध करते हैं। उन्हीं दोनों को ग्रहण लग गया पितृपक्ष में। 1903 में लगा था, जो कि बहुत अच्छा साल भारत के लिए नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजों की नींव पुख्ता हुई थी इसी साल, बंगाल विभाजन की नींव पड़ी थी इसी साल, तिब्बत का अभियान शुरू हुआ था इसी साल। तो ये काफी लिहाज से भारत और विदेशों के लिए, संसार के लिए अच्छा नहीं था। इस बार स्थिति और गंभीर इसलिए हो चली है कि भाई कन्या राशि में ये लग रहा है,
सिंह में शुक्र और केतु बना रहे हैं। शुक्र और केतु की युति हमेशा बहुत खराब, शुक्र सुख के कारक हैं, वो केतु के साथ सुख को भंग कर रहे हैं। कन्या में सूर्य चंद्र बुध एक साथ, निश्चित तौर पर चंद्र खराब हो गए। तुला राशि में मंगल, तो आप समझिए जहां ग्रहण है उसके एक आगे वाली राशि, एक उसके पीछे वाली राशि परेशान स्थिति में। और अब आते हैं समसप्तक योग। समसप्तक योग होता है उसके सामने, सूर्य के सामने कन्या राशि में 30 साल बाद शनि हो रहे हैं आमने सामने। ये स्थिति और खराब, ये ग्रहण की स्थिति निश्चित तौर पर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं 122 साल बाद बहुत खराब मानी गई है। यहां पे घाघ ने कविता में लिखा है, एक पाख दो गहना राजा मरे की सहना, यानी एक पक्ष में अगर ग्रहण लग जाए तो राजा या प्रजा में कोई एक बुरी तरह से परेशान होगा। यही भविष्यवाणी नवजोत जी आपके माध्यम से 2019 में पौष मास तो में क्या कोविड के पहले करी थी और फिर कोविड आया, तो निश्चित तौर पर 30 अक्टूबर तक का समय बहुत ही खराब देश दुनिया के लिए रहेगा। एक बार दिवाकर त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए सीधे तौर पर ये बताइए, प्रतीक जी तो थोड़ा सा डरा रहे हैं, डरने की जरूरत है कि सावधान रहने की जरूरत है? 122 साल बाद यही योग बन रहा है, तो क्या स्थितियां वैसी नजर आ रही हैं? क्या नकारात्मक है स्थिति हर तरफ, या कहीं से हमें कुछ अच्छी खबर, पॉजिटिव न्यूज भी मिल सकती है? नमस्कार, सभी विद्वजनों को भी नमस्कार। देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक पक्ष के अगर बीच में आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रतीक जी की बात से मैं सहमत हूं कि बड़ी दुर्घटना को इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है। लेकिन इस जो ग्रहण है, इसमें एक चीज परिवर्तन होगा कि दिशा बदल जाएगी। जैसे अब तक जो ग्रहण लगे थे, जिससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने स्पष्ट कहा था कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दुर्घटना का क्षेत्र होगा। लेकिन इस बार की स्थिति जो बन रही है, चूंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या राशि में लग रहा है, और जैसा कि प्रतीक जी ने भी कहा कि ग्रहण में जहां ग्रहण लग रहा है उससे एक पहले की राशि शुक्र पीड़ित है और मंगल की स्थिति भी ठीक नहीं है, शुक्र की राशि में मंगल की स्थिति भी है। साथ में एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि शनि और मंगल का षडाष्टक योग भी बन रहा है। समसप्तक सूर्य और शनि के साथ साथ षडाष्टक योग भी बन रहा है, तो ये नकारात्मकता थोड़ा सा बढ़ाकर रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। अब कहाँ कहाँ ज्यादा प्रभावित करेगा, किन राष्ट्रों को ज्यादा करेगा, तो मेरे हिसाब से जो हमने देखा, इसमें तुला राशि, मेष राशि के जो राष्ट्र होंगे उनके आसपास चीजें थोड़ी सी ज्यादा डिस्टर्ब करेंगी। भारत के पूर्वी क्षेत्र में, और जैसे रूस का पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रों का ज्यादा प्रभावित होगा, जिसमें भूस्खलन की स्थिति, भूकंप की स्थिति, सुनामी की स्थिति, और जो दक्षिणी क्षेत्र होगा, पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र होगा, वहां पर भी सुनामी की स्थिति, बड़ी दुर्घटना की स्थिति, आग से बड़ी दुर्घटना की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि उन्होंने कहा कि राजतंत्र में परिवर्तन 1903 में बना हुआ था, इस तरह की स्थितियां 1930 में बना हुआ था, लेकिन उसमें एक परिवर्तन जरूर दिखेगा कि किसी राजतंत्र का या राजा को बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक दुर्घटनाओं से नुकसान की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, चलिए दिवाकर जी मैं लौटूंगी आपके पास। वाने जी, अगर मैं समय की बात करूं तो 10:59, जो कि हम 20 तारीख की बात कर रहे हैं, और ये खत्म होगा 3:24 सुबह। इसका मतलब ये है कि अमावस्या के ठीक बाद, यानी कि नवरात्र का पहला दिन, पहले दिन से श्राद्ध खत्म होने के बाद नवरात्र के पहले दिन से ही ग्रहण की शुरुआत हो रही है। ये संकेत क्या है? धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो ये जो ग्रहण है ये आपका 21 सितंबर को 10:59 PM से लेकर 22 सितंबर 3:24 तक ये रहेगा। पितृपक्ष का आखिरी जो है दिन होगा, सर्वपितृ अमावस्या भी उस दिन है, और शुरुआत हुई थी चंद्र ग्रहण से, अंत हो रहा है सूर्य ग्रहण से। और अगर हम ओवरऑल स्थितियां भी अगर हम ग्रहों की अभी देखते हैं, ये ग्रहण जो है ये कन्या राशि में लगेगा, नक्षत्र होगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, फॉलोड बाय हस्त नक्षत्र। तो इस टाइम पर आप देखेंगे कि बहुत सारे, स्पेशली ये ग्रहण जिन जिन देश दुनिया में जहाँ जहाँ इम्पैक्ट कर रहा है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा न्यूजीलैंड, और यहाँ पर जो है एंटार्क्टिक, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिक ओशियन, ये सारी एरियाज जो हैं इम्पैक्ट होंगे ही होंगे। न्यू साउथ वेल्स जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक होता है, हमारे पिता का कारक होता है। आप देखेंगे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भारत की अभी मंगल की महादशा शुरू हुई है,
और कहीं ना कहीं जो है 9th मंथ ये चल रहा है, नवम मंगल का साल है, 9th मंथ में हम ऑलरेडी चल रहे हैं और सूर्य जो है अग्नि तत्व होता है। आप देखेंगे अग्नि से रिलेटेड घटनाएं आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। फॉरेस्ट फायर्स अभी भी कंटिन्यू रहेंगी। आप देखेंगे लोगों में थोड़ा सा एजिटेशन और एजिटेशन होगा, लोगों में थोड़ा सा एंजाइटी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग जो हैं, आप यूथ में देखेंगे कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें जो जेंजी और यूथ जो है, आप देखेंगे उनके रेजिग्नेशंस कहीं ना कहीं अपने बॉसेस से, क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक है और साथ में बॉसेस का भी कारक है, तो एक उनके साथ जो एक गैप आएगा ना इस जेंजी का, ये यूथ का। और आप ऐसा भी कुछ देखेंगे कि जैसे ये प्रिडिक्शन हमने पहले भी की थी चंद्र ग्रहण से जस्ट पहले, कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। 9 तारीख की पूरी डेट के साथ प्रेडिक्शन थी कि जहां पर जनता जो है सत्ता के अगेंस्ट होगी, सरकार के फेवर में नहीं होगी। उसी दिन आपने देखा नेपाल, इस तरह से अभी ये कंटिन्यू रहेंगी चीजें, जहां पर जो है, हाँ जी, जहां पर जो है जो हमारा यूथ जो है सरकार के फेवर में नहीं रहेगा, कोई ना कोई बड़ा नेता जो है आप कुछ ना कुछ रिजाइन देंगे। भारत के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। दिवाकर जी कह रहे हैं कि ज्यादा असर नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन खैर नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। एक बार कृष्णा जी आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है इसको लेकर? देखिए, ये साल जो है अगर हम पूरा काउंट करते हैं तो 9 नंबर आता है, यानी 2025 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो साल है वो 9 आता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 7 आता है केतु का। यहाँ पर मंगल का प्रभाव जो है जो दिखाई देता है, मंगल हमेशा दंगल कराते हैं, जैसे कि अभी प्रतीक जी ने बताया था। मंगल जो है भूमि का कारक है, मंगल जो है कहीं ना कहीं युद्ध का भी कारक माना जाता है। और यहाँ पर लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं डगमगा सकती है, चाहे वो किसी भी कंट्री की भी हो। यहाँ पर जो ग्रहण का असर है वो बाहर की कंट्री में पड़ रहा है, बाहर की कंट्री पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आप देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं बता दें, प्राकृतिक आपदाओं का अभी दौर जो चलता आ रहा है ये रुकेगा नहीं, लगातार कंटिन्यू ये दौर अभी दिसंबर तक के महीने में रहेगा। जब भी एक महीने में जब यानी कि 2 ग्रहण एक साथ पड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव आपने पहले भी देखा था जब कोरोना का समय था, अभी भी देखेंगे एक बीमारी का कोई ना कोई आप देखेंगे प्रभाव यहाँ पर हमें दिखाई देगा। आंशिक है, आंशिक सूर्य ग्रहण है, तो जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो हमारे लिए हमारे देश के लिए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो हो सकता है। बाहर के देश के लिए अगर बात करते हैं, युद्ध की छोटी मोटी युद्ध की घटनाओं का भी प्रभाव दिखाई देने वाला है। आपस में लोगों में, प्रजा में और राजा में टकराव होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही जब टकराव होता है, दंगल होता है, तो खून यानी आपस में यानी कि खून खच्चर की बात जैसे बात आ जाती है वो होगा। आग की घटनाएं आप देखेंगे, ये सारी चीजें जो प्रभावित होंगी वो कहीं ना कहीं बाहर के देशों को हिला के रख देगी और बीमारियों का जो प्रकोप है वो हमारे भारत पे जरूर असर करेगा। इसके अलावा यानी हेल्थ सेक्टर ज्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास कृष्णा जी, मैं लौटूंगी। हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बार प्रतीक जी आपके पास आते हैं। समसप्तक योग की यहाँ पर बात हो रही है, जरा वो थोड़ा सा हमें समझाइए वो क्या है और उसका असर कितना होता है? जब भी 2 ग्रह आमने सामने होते हैं, या तो वो ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं या तो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे होते हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं। क्योंकि हर ग्रह, जैसे कि बृहस्पति का महिमा मंडन है कि सिर्फ पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। शुक्र का महिमा मंडन है सिर्फ पॉजिटिव नहीं। हर प्लैनेट में, जैसे हर व्यक्ति में एक पॉजिटिव एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है। हाँ, ज्योतिष कहता है शुभ ग्रहों में पॉजिटिव एनर्जी का परसेंटेज ज्यादा है। क्रूर ग्रह जैसे कि मंगल हो गया या पापी ग्रह राहु शनि केतु में पॉजिटिव एनर्जी का कम है, और ये कह सकते हैं 60% है और 40% नेगेटिव भी है। तो यहां पे जब आमने सामने ग्रह होते हैं तो एनर्जी का आदान प्रदान होता है। सूर्य शनि ज्योतिष के लिहाज से, क्योंकि एक दिन है जो जब जागता है तो संसार जाग जाता है, और एक रात्रि है, शनि अंधेरा है तो अंधेरे पे राज करने वाले हैं। तो सूर्य शनि आमने सामने, जब भी 2 ग्रह आमने सामने होते हैं समसप्तक योग बनता है। कभी ये बहुत अच्छा भी होता है, मान लीजिए बृहस्पति चंद्र आमने सामने, ये गजकेसरी योग का निर्माण हो जाता है। लेकिन सूर्य शनि का आमने सामने समसप्तक योग होना निश्चित तौर पर ज्योतिष के लिहाज से बहुत खराब है। एनर्जी का खास तौर से इम्बैलेंस होता है। सूर्य जो आरोग्यता के कारक हैं, सत्ता के कारक है, शनि जो जनता के कारक है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, जनता ने सत्ता खत्म कर दी नेपाल की। चंद्र सूर्य ग्रहण यही ला रहे हैं और हमने यही बार बार बोला, और अपनी ही चीजों में आग लगा दी।
जो अब अगले 2 साल तक बनेंगी अपने ही पैसों पे। तो यही डिफरेंसेस और ज्यादा भड़केंगे। सूर्य शनि का आमने सामने होना मतलब सरकार और शनि जनता है, नौकर है, मतलब सरकार और नीचे तबके के बीच कलेश बढ़ेंगे, सरकार और जनता के बीच कलेश बढ़ेंगे। उन देशों में ज्यादा जहां देखा जा रहा है न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का कुछ पार्ट, लेकिन सूर्य एक है, चंद्र एक है, उस सूर्य को ग्रहण लग रहा है, भारत पर भी असर आएगा। और जिस तरह से स्थितियां हमारे राजनीतिक लोगों की चल रही हैं, वो भी बहुत अच्छी नहीं कही। चलिए आगे इस पर चर्चा करेंगे। देखिए बैलेंस बना लेना बहुत जरूरी होता है। प्रतीक जी डरा रहे हैं तो समाधान भी हम आपको साथ ही साथ देते जाएंगे। समाधान हम दिवाकर जी से लेते हैं, एक एक करके आपकी राशियों की बात करते हैं। देश और दुनिया पर असर कितना होगा उस पर तो हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर होगा उसका बात भी हो रही है, लेकिन इंडिविजुअली आपकी राशि पर कितना असर होगा और आपको करना क्या है, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि डरना नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। और इसीलिए हमने यहां पर यह भी लिखा है कि अगले 15 दिन आपको सावधान रहना, और उस सावधानी में क्या करना है दिवाकर जी बताएंगे। पहली 3 राशियां दिवाकर जी। देखिए हम सावधानी बरतना भी उपाय ही होता है, बिल्कुल। क्योंकि बार बार जब हम लोग पिछले चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में चर्चा कर रहे थे, आपके साथ ही चर्चा हो रही थी, तो बार बार कहा जा रहा था कि पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यात्रा कम करें लोग। तो जो लोग नहीं किए, जो लोग अपना यात्रा रोक दिए, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा, जो नहीं रोके उनको नुकसान हुआ। इसलिए यह उपाय में ही आता है कि सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। जैसे वेग अधिक होगा, मैं 2 मिनट का समय ले लूं, कि वेग अधिक होगा भारत के पूर्वी क्षेत्र में या राष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाएगा, जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा उन क्षेत्रों में ज्यादा पूर्वी क्षेत्र प्रभावित होगा, जिसमें वो तूफान की स्थिति भी बनेगी। बड़ी दुर्घटना तूफान से भी हो सकती है, आग से हो सकती है। मैं इसको सावधान कर दे रहा हूँ। फिर हम राशियों पर आ रहे हैं। राशियों की जहां तक बात है, तो मेष पर जो प्रभाव पड़ेगा वह बुद्धि बल से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आंतरिक डर में वृद्धि होगी, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में थोड़ा सा टकराव बढ़ेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खर्च में वृद्धि की स्थिति बनेगी, पिता को कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्यगत तनाव हो सकता है, चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है, संतान को भी थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। इसमें उपाय के तौर पर भगवान गणेश को अगर दुर्वा चढ़ाते हैं, पान का पत्ता चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, तो उससे काफी आराम इनको मिलेगा, बेहतर रहेगा। वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ के लिए मनोबल एवं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ज्यादा दिखाई देगा। खांसी हो सकती है, चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है, घबराहट हो सकती है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा। गृह निर्माण पर खर्च हो रहा है, वाहन पर खर्च हो रहा है, तो सांस की दिक्कत हो सकती है, घबराहट हो सकता है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा इनको ध्यान रखना, अपने खान पान पर सुधार करना पड़ेगा। धन संबंधित मामलों में इनकी प्रगति अच्छी हो रही है। धन संग्रह को लेकर के थोड़ा सतर्क रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त हो रही है। दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा, परंतु खर्च जरूर बढ़ जाएगा। इसमें उपाय के तौर पर अपनी थाली से रोटी निकालना है, गाय और कुत्ते को अगर नियमित तौर पर खिला दें तो बहुत अच्छा परिणाम रहेगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। मिथुन की अगर हम बात करते हैं तो नौकरी, व्यवसाय, व्यापार में प्रगति की स्थिति, पदोन्नति की स्थिति बनेगी, मानसिक उच्चता में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा, गृह और वाहन सुख अच्छा रहेगा इनका, परिश्रम एवं सम्मान में वृद्धि की स्थिति बन रही है, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है, संतान पक्ष से आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, यानी संतान से लाभ की स्थिति बन रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, घबराहट हो सकती है, इसलिए सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना करें, संभव हो सके तो लाल मसूर का दाल का दान करें तो बहुत अच्छा। बिल्कुल, चलिए लौटती हूँ बाकी राशियों पर, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया पर जब हम असर की बात कर रहे हैं उसके साथ ही साथ, क्योंकि वाना जी ठीक है भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, ग्रहण का असर भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी सावधानियां बरतनी है जो कि दिवाकर जी बता रहे हैं। असर कितना और दिखती हैं? मैं ठीक आपकी बात से एको करती हूँ नवजोत जी। भारत के कुंडली में ये जो है पंचम भाव में लगेगा और कन्या राशि में ये ग्रहण लगेगा। कन्या राशि बुध की राशि होती है, तो ये यूथ को ही डिनोट करता है, तो कहीं ना कहीं आप यूथ में ये सारी चीज़ें देखेंगे। पंचम भाव
भारत की कुंडली में, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा ब्रेक ऑफ्स देखेंगे। डाइवोर्स जो है पहले से और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। मंगल का ऑलरेडी जो है साल चल रहा है, महीना भी जो है 9th मंथ ही चल रहा है। लोगों की एजुकेशन में आप किसी तरह के बैरियर्स देखेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फादर की हेल्थ में जो है इश्यूज आ सकते हैं। सूर्य पिता का भी कारक है और सत्ता का भी कारक है। पॉलिटिक्स में उथल पुथल, यूएस के नॉर्थ अमेरिका में आप किसी तरह का कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं। न्यूजीलैंड, फिजी में भी आप देखेंगे जो उनका ईस्टर्न साइड है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो ईस्टर्न साइड है, स्पेशली जिन कंट्रीज में ग्रहण का जो सूतक है वो पूरा पूरा मान्य है, वहां पर आप देखेंगे कुछ ना कुछ सरकार में उथल पुथल, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। शेयर्स जो हैं अभी उसमें भी उनके रेट्स में बहुत ज़्यादा वो आएगा। गोल्ड जो है वो अभी और ज़्यादा पीक पर बढ़ेगा। भारत की क्योंकि मंगल की महादशा शुरू हुई है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक एग्रेशन और रिएक्टिवनेस जो है वो लोगों में पहले से और ज़्यादा बढ़ेगी। एआई क्राइम्स और साइबर क्राइम्स जो हैं अपने और ज़्यादा पीक पर जाने वाले। एआई का मिसयूज बहुत होगा। ठीक है, और ये कितने दिन तक ऐसा रहेगा? क्योंकि हम यहाँ पर 15 दिन की सावधानी बता रहे हैं। ग्रहण का जो इम्पैक्ट होता है वो टोटल 45 दिन से रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम चंद्र ग्रहण, और वहां से आप गिनेंगे। लेकिन ग्रहण का मैक्सिमम इम्पैक्ट ग्रहण के अगले 72 घंटे तक रहता है। 72 घंटे तक सावधान रहना। लेकिन हम जैसे बार बार कह रहे हैं कि 15 दिन आपको एटलीस्ट थोड़ी सी सावधानी बरतनी, क्या करना है साथ ही साथ बताते जा रहे हैं। कृष्णा जी, आपके पास आना चाहूंगी। शुरुआत नवरात्र की ग्रहण के साथ ही हो रही है, क्या कुछ करे, क्या क्या उपाय करना चाहिए, किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए इसकी? देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, आप राशियों के अनुसार पूछ रहे हैं या नहीं, मैं इन जनरल पूछना चाह रही हूँ कृष्णा जी आपसे। जनरल, बिल्कुल जनरल के लिए हमें बताना चाहूंगी। देखिए, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के देशों में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो सूर्य की पूजा हम नहीं करते हैं। यहाँ पर हम सूर्य को भी मानते हैं, चंद्र को भी मानते हैं। ग्रहण कहीं पे भी पड़े, मगर उसका जो प्रभाव जो है राशियों पर पड़ता है, सभी राशि वालों के लिए हम यहाँ नहीं कहेंगे, मगर जो जो राशियों पे अपना असर है उनके लिए तो मैं जरूर कहूंगी। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए भी थोड़ा सतर्क रहना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ये ना सोचे कि बाहर के देश में पड़ रहा है, यहाँ सूतक भी नहीं है तो हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज इनको जो है बेहद जो है सावधानी बरतनी है। आपको करना क्या है, आप जो है गेहूं रख लीजिएगा। गेहूं हो गया, तेल हो गया, क्योंकि सूर्य अभी अभी प्रतीक जी भी कह रहे थे सम सप्तक योग बनाए शनि का, तो सामने सूर्य और शनि दोनों जब आमने सामने होते हैं, पिता और पुत्र जब सामने होता है तो युद्ध, यानी कि सूर्य और शनि में आपस में कभी बनती नहीं है। तो इस तरीके का जो प्रभाव है, तो यहाँ पर आपको एक तो तेल रखना है, सरसों का तेल रखना है, और इसके अलावा जो है आपने 1.25 किलो गेहूं रखना है। लाल रंग के वस्त्र में लपेट के रख दीजिएगा, एक नारियल रख दीजिएगा। इसके साथ ही एक जल का पात्र रात में खुला जरूर रखिएगा, जहां अपने अपने घरों में उसका जो प्रभाव है सुबह जो भी है, जो गर्भवती महिलाएं हैं या कोई भी है, किसी के राशियों के ऊपर असर ना पड़े, उस जल को लेके आपने सुबह क्या करना है, आप किसी भी पेड़ पे डाल दीजिएगा, और जो गेहूं है वो आप चाहे तो गाय को खिला दीजिए, या जाकर भगवान शिव के मंदिर पे जाकर रख आइएगा। साथ में श्रीफल को अपने अपने परिवार के लोगों का हाथ लगाने के बाद बहते हुए जल में प्रभावित कर देना है, या फिर जाके अगर जल नहीं मिलता तो आप जाके शिवलिंग पे रखाइए। ये छोटा सा मात्र उपाय है, कोई ज्यादा वो नहीं करे। हाँ, इस दौरान यदि आप कुछ करना चाहते हैं, देखिए कहीं भी ग्रहण पड़े, आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। आप अपने जो है गुरु का जो दिया हुआ मंत्र है उसको सिद्ध कर सकते हैं, महालक्ष्मी के मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, जो आज की जरूरतें हैं। अगली 3 राशियों की बात करेंगे, जरा बता दीजिए उनको अगर सावधानी बरतनी है तो क्या करना है? देखिए, कर्क की बात करें तो पहले तो राशिफल बताएं, फिर उपाय बता देंगे जी। आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि हो रही है तो सावधानी बरतनी है। घर, गाड़ी, वाहन, जायदाद का सुख बढ़ेगा इनको। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि हो रही है। व्यवसाय में उन्नति हो रही है। आय के नए साधन बन रहे हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ रहा है। वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो रही है, इसमें नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक खर्च में वृद्धि हो रही है, लेकिन धन संग्रह भी इसी बीच में इनका बढ़ेगा। समस्याओं से निपटारा पाने के लिए भगवान गणेश जी को हरा पान का पत्ता चढ़ा दें और दुर्वा चढ़ा दें, तो और चढ़ाते रहे रेगुलर, तो इनका संग्रह बढ़ेगा, धन संग्रह बढ़ जाएगा। सिंह की बात अगर हम करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, कार्यों में वृद्धि होगी, पारिवारिक कार्य बढ़ेगा। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि इनको मिलती हुई दिखाई देगी।
वाणी की तीव्रता बढ़ सकती है, आंखों की समस्या बढ़ सकती है, सिर की समस्या भी थोड़ा सा चिंताजनक होगा, चोट लग सकता है या मानसिक द्वंद्व की स्थिति आ सकती है, चिंता बढ़ सकता है, पारिवारिक खर्च में वृद्धि होता दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर 5 सूखे नारियल बहते जल में शनिवार के दिन अगर प्रवाहित करते हैं तो इनको आराम मिलेगा, नकारात्मकता में कमी आएगी। कन्या की बात करेंगे तो सुख के संसाधनों में वृद्धि हो रही है, माता के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है, वाहन से जुड़े कार्यों में लाभ होगा, रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो विशेष लाभ होगा। वाणी की कटुता में वृद्धि होगी, इसलिए वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। पारिवारिक खर्च में अचानक वृद्धि हो जाएगी, चाहे वह स्वास्थ्य पर हो चाहे गृह निर्माण के क्षेत्र में हो। पेट की समस्या तनाव दे सकता है। मानसिक द्वंद्व से बचने के लिए गेहूं का दान अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। बिल्कुल, चलिए बाकी राशियों का जिक्र हम करेंगे। दिवाकर जी लौटूंगी एक बार। प्रतीक जी आपके पास आते हुए, देखिए सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध का आखिरी दिन अमावस्या है और आप ही लोग बताते हैं कि अगर पूरे श्राद्ध आपने कुछ नहीं किया, हमने अपने इस कार्यक्रम में भी बताया था, तो आप वो दिन एक ऐसा होता है जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन ये वही दिन है जब ग्रहण भी लग रहा है और ग्रहण के दौरान क्या हम दान पुण्य या फिर इस तरह की पूजा कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे में इस दिन का लाभ फिर कैसे उठाया जाएगा? सिर्फ ये नहीं है कि आपने पूरे पितृ पक्ष में कुछ नहीं किया तो आज कर लीजिए। इसका एक और महत्व है, अगर आपको पितरों की तिथि नहीं पता है कि वो अष्टमी में नहीं रहे, दशमी में नहीं रहे, तो सर्व पितृ अमावस्या में आप सारे पितरों का, पर बाबा से भी जो आगे हैं जिनका आपने जस्ट नाम सुना है या बस जानते हैं फोटो है, उन सब का तर्पण कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नवजोत जी, हर बार पितृपक्ष 16 दिन का होता है, इस बार पितृपक्ष भी 15 दिन का है, तो पितरों का आशीर्वाद भी कम ही मिल रहा है एक दिन। और उस पर ये करेला वो भी नीम चढ़ा, खास तौर से 2 ग्रहण, तो निश्चित तौर पर स्थिति अच्छी नहीं। सूर्य ग्रहण का पड़ना सर्वपितृ अमावस्या के दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, ग्रहण तो एक तरफ है ही है, आप सब लोग पूजा पाठ करें। अब आपका अगला प्रश्न था क्या करें भाई, तो ग्रहण लग रहा है सूर्य को, तो सूर्य की पूजा, सूर्याष्टकम, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र, इन 2 में से एक का पाठ करते रहें इस दौरान। ये कुछ भी नहीं आता तो सूर्य के लिए सबसे अच्छी पूजा है गायत्री मंत्र का पाठ या ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का पाठ करें। सूर्य से संबंधित चीजों का दान करें। ग्रहण के खत्म होने के बाद नवरात्र के पहले दिन वो होगी, गेहूं का दान कर दें, गुड़ का दान कर दें, ब्राह्मणों को दान कर दें, पिता के नए वस्त्र खरीद लाएं। पितृ अमावस्या के दिन किसी बाहरी व्यक्ति को भी पिता सम्मान दें और अपने पिता को भी दें। ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। लेकिन प्रतीक जी, जो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आपसे जानना चाह रही हूँ, बहुत से लोगों के मन में ये भी रहता है ना कि जो ग्रहण का दिन होता है, हालांकि सूतक काल के दौरान ही कुछ सावधानियां बरती जाती है, भारत में सूतक काल तो माने नहीं है, लेकिन मान के लोग चलते हैं। कृष्णा जी भी यही बता रही थी, वान्या जी भी बता रही कि स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको सावधानी बरतनी है। तो जो ग्रहण का दिन है वही अमावस्या का भी उस दिन है, क्या श्राद्ध पूरे दिन किया जा सकता है या उसका कोई स्पेसिफिक टाइम होगा जिस दिन करना है, जो समय पर पूजा पाठ में जो प्रतिबंध लगते हैं जब सूतक के नियम मान्य होते हैं। श्राद्ध पूरे दिन ऑस्ट्रेलिया में जो मेरे भारतीय मुझे देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में मुझे देख रहे हैं, वो नहीं कर सकते। जहां सूतक काल लगेगा उसके बाद नहीं कर सकते, उसके पहले करना आपको श्राद्ध पक्ष का दान। लेकिन भारत में जब सूतक काल ही मान्य नहीं है, पूरे दिन कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिनकी कुंडली में भी पितृदोष है, ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। और आज का खास तौर से जो ये इस बार का पड़ रहा है ग्रहण, एक चीज नवजोत जी बहुत ध्यान देने वाली है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ रहा है, सूर्य का ही नक्षत्र है। हर तरह से सूर्य बर्बाद हो रहे हैं, सूर्य कमजोर हो रहे हैं। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के मालिक होते हैं आर्यमन देवता। आर्यमन है स्थिरता के प्रतीक, आनंद के प्रतीक। इन्हीं सब में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी और ग्रहण यही सब लाता है। तो आने वाला एक पखवाड़ा 15 दिन देश दुनिया सबको संभाल के रहना। ठीक है, उपाय बताएंगे आपको। एक बार वान्या जी आपके पास आते हुए, ये भी जैसे प्रतीक जी ही बता रहे हैं, इसी यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा कि जो दान करना है वो आप अगले दिन ग्रहण के बाद कर सकते हैं और जो समय सुबह 3:30-4 बजे के आसपास पड़ रहा है। नॉर्मली लोग जब नवरात्र की शुरुआत करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पूजा होती है, तो अब वो दान पूजा के बाद करना है या पूजा से पहले करना है, ये भी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। जी,
प्रतीक जी की बात को ही मैं एको करते हुए कि जहाँ पर जो है सूतक मान्य है वहाँ पर नियम अलग हैं, जहाँ पर सूतक नहीं है वहाँ पर नियम अलग हैं। आप जो है सूर्य के जो भी दान होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग ही होते हैं, क्योंकि वो ही सूर्यदेव का समय होता है। और ये जो ग्रहण है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है, तो आपको जो दान भी करने हैं, पहली बात तो वो सूर्य के ही दान करने हैं। दूसरी बात जो है आप होरा देख के जो है दान करें। तीसरी बात, जब सर्वपित्र अमावस्या का जो आप दान कर रहे हैं या फिर आप नेक्स्ट डे भी दान कर रहे हैं तो आप 12 बजे से पहले पहले जो है इस दान को कर लें, उसके बाद ना करें। कोशिश करें, सूर्य के दान जो होते हैं सुबह होते हैं। अब अगला सवाल कि दान करना क्या है, तो यहाँ पर आप लाल चंदन दान कर सकते हैं, आप लाल पुष्प दान कर सकते हैं, आप लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, आप लाल मिठाई दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, तांबा दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं, सतनाजा दान कर सकते हैं। ये सारे दान जो होते हैं, मसूर की दाल भी जो है आप यहाँ पर दान कर सकते हैं। और साथ में आपको सूर्य अष्टकम, सूर्य सहस्त्र नाम और जो है ये सारे सूर्य गायत्री मंत्र, पितृ गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र और माँ गायत्री की उपासना, क्योंकि सूर्यदेव के पहले घोड़े का नाम भी गायत्री ही था, तो उनकी आप उपासना करें। चलिए एक बार जरा चलते हैं दिवाकर जी के पास। दिवाकर जी, अगली 3 राशियों के बारे में बता दीजिए। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला के लिए व्यक्तित्व में तीव्रता बढ़ेगी, मानसिक द्वंद्व में वृद्धि होगा, सामाजिक दायरे में इनको वृद्धि हो रही है, संतान पक्ष से लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, परंतु खर्च भी संतान पर बढ़ जाएगा इनका। स्वास्थ्य को लेकर इन्हें सतर्क रहना है, चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा, लंबी यात्रा का योग बनेगा, तो संभल कर रहें तो बेहतर होगा। परिश्रम में अवरोध की स्थिति बनेगी, सामाजिक पद प्रतिष्ठा पर खर्च होगा, दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में अवरोध होगा क्रोध के कारण, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। 125 ग्राम चने की दाल गाय को खिला दें और 3 हल्दी की गांठ यदि मंदिर में दान करेंगे तो इनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक की बात करेंगे तो आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है, आय के नए साधन बनेंगे, व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होगा, दूरस्थ यात्रा पर इनको भी खर्च करना पड़ेगा। विदेशी यात्रा का विचार अगर कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी और उनके लिए लाभदायक हो सकता है। हृदय की समस्या यानी बीपी आदि की शिकायत पहले से है तो थोड़ा सा सावधानी इनको बरतनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। वाहन की क्षति हो सकती है, इसलिए वाहन धीरे चलाएं। गृह निर्माण पर खर्च बढ़ सकता है, माता के स्वास्थ्य पर चिंता बढ़ सकती है और इससे बचने के लिए उपाय करेंगे तो 125 ग्राम जौ ले लेंगे और ग्रहण के बाद बहते जल में प्रवाहित कर देंगे और गुड़ का दान कर देंगे तो इनके लिए बेहतर रिजल्ट आएगा। धनु की बात करेंगे तो मानसिक स्थिरता, सोचने की क्षमता और मनोबल में वृद्धि दिखाई दे रही है। पुरुषार्थ, पराक्रम एवं सामाजिक दायरे में वृद्धि हो रही है। सेल्स मार्केट, वकालत, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से यदि जुड़े हुए हैं तो इनके लिए विशेष लाभ प्राप्त होगा। सरकारी तंत्र से जुड़े हैं तो वहां भी लाभ प्राप्त होगा। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, दाम्पत्य जीवन में सफलता मिल रही है। यदि वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए प्रयासरत है तो इस नवरात्र में इनके लिए खुशखबरी मिल सकती है। बढ़िया समय इनका अगला 15 दिन व्यतीत होगा। भगवान शिव की उपासना करें और भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अगर अर्पित करते हैं तो मन की शांति बहुत अच्छी बनेगी। चलिए मैं लौटती हूँ आखिरी 3 राशियों पर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जवाब प्रतीक जी आपसे चाहूंगी कि पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अब क्योंकि एक आखिरी समय वो सर्वपितृ अमावस्या का बचता है, क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए, बड़े बुजुर्ग तो सब कर ही लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, गुड़ और गेहूं का दान। बच्चों के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि चाहे दादी बाबा हो चाहे परदादा परदादी हो आपकी, वो बच्चों से बड़ा लगाव रखते हैं, तो उन्हें आज के दिन अपनी किताब और एक कलम अपने पितरों के समक्ष जाके रख देना चाहिए, उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हे देवी देवता, हे पितृ देवता, हे पितृ हमारे, आप आशीर्वाद दीजिए, हमारी आने वाली एग्जाम पढ़ाई अच्छी हो। ये करने के बाद, ये प्रातः काल में होगा, सुबह 10 बजे के पहले पहले। ये करने के बाद वो बच्चे सूर्य देव को जल दें गायत्री मंत्र के साथ। ये उपाय कर लेने के बाद सरस्वती माँ की पूजा करें। यकीन मानिए जो अमावस्या है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता, औरा
प्रताप के भी ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चों के अंदर और कंपटीशन में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें तरक्की के भी ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा करने से बच्चों के एग्जाम, उनकी पढ़ाई की दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। आखिरी 3 राशियां दिवाकर जी। मकर की बात करेंगे तो घरेलू तनाव में वृद्धि हो जाएगी, तो संभल के रहना है। पेट और पैर की समस्या के कारण थोड़ा तनाव बढ़ जाएगा। क्रोध में वृद्धि होगी, इसलिए नियंत्रण में रखें। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वाहन निर्माण, विनिर्माण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो लाभ की स्थिति बनेगी। अचल संपत्ति का लाभ होगा। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ेगा। परिश्रम में थोड़ा सा अवरोध होगा, इसलिए अपने आप को संभाले रहें। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकता है। भोग विलासिता के खर्च में वृद्धि हो सकती है। उपाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं, केले का दान मंदिर में करें तो एक अच्छा परिणाम इनको प्राप्त होगा। कुंभ की बात करें तो आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। विदेशी व्यापार से लाभ हो रहा है इनको। पराक्रम पुरुषार्थ इनका भी अच्छा बना हुआ है। गृह, वाहन, अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। आय के नए साधन बनेंगे। आंख की समस्या तनाव दे सकता है। पारिवारिक खर्च में वृद्धि के योग बनेंगे। दाम्पत्य सुख में सामान्य उलझन बनी रह सकती है। कार्यों के साथ भाग्य का साथ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव को अगर भस्म चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, चीनी चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं तो मानसिक शांति बहुत अच्छी बनी रहेगी। मीन की अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक पद प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि हो रही है। बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहा है। भविष्य का मार्ग इनका प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। पेट एवं पैर की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा। मित्रों का साथ के साथ समय व्यतीत होगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से उलझन हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन को लेकर मनमुटाव हो सकता है। अति जिद के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अचानक यात्रा खर्च में वृद्धि हो सकती है। उपाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता लक्ष्मी को यदि सेंट चढ़ाते हैं और साथ में 5 सूखे वाले नारियल बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं तो उससे इनको विशेष लाभ प्राप्त। बिल्कुल। एक बार कृष्णा जी आपके पास आते हुए एक छोटा सा उपाय बता दीजिए, कैसे करें पितरों को प्रसन्न। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी नवजोत जी, बहुत ही अच्छा और सरल है। देखिए ये गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है, किसी के पास कुछ नहीं है, हम नहीं कर पाए हैं, अगर हमने श्राद्ध पक्ष में पंडितों को बैठा के नहीं खिलाया है या कुछ दान पुण्य नहीं करा है, मात्र जो है आप 1.25 किलो आटा ले लीजिए या आटे का पैकेट ले लीजिए, साथ में नमक ले लीजिएगा। आप जाके गाय को खिला दे या गौशाला में दिया है तो भी आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। गीता का 7वां अध्याय अगर आप सुन लेते हैं, 7वां और 8वां अध्याय ये दोनों सुन लेते हैं, इससे भी आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस दिन आप ये सूर्य ग्रहण है, देखिए सर्व पितृ अमावस्या विदाई का समय है, इस दौरान इसलिए भी खराब हम कहेंगे क्योंकि कुछ अतृप्त आत्माएं ऐसी होती हैं जो मोहवश जो है अपने परिवार से बंधी होती है। तो कहते हैं कि उस दिन आपको क्या करना है, जिस दिन आप अपने पितरों को विदा करते हैं, सुबह का जो समय होता है कौतुक काल का होता है। कौतुक काल में आप यानी कि 12 बजे के बाद का जो भोजन होता है वो आपके पितरों को जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम को आपने अपने घर में एक जल का पात्र रखिएगा, एक दिया रखिएगा, लड्डू है तो लड्डू रख दिए, वो भी बूंदी वाला, ये सब रख कर अपने घर में सब जगह घूमते हुए ताली एक साइड से आपके घर का कोई बुजुर्ग हो वो ताली बजा के ये कहता है जितने भी पितर हैं वो अपने अपने लोग को जाएं, ऐसा कहते हुए जो दीप लेके आते हैं वो एक घर के मुख्य द्वार पे रखते हैं, एक जो है चौराहे के मोड़ पे रखते हैं, वहीं एक जाकर लड्डू रख देते हैं। इससे जो है आपके घर में जो मोह के बस में अपने घर में आपके छुप जाती है वो अतृप्त आत्माएं चली जाती है। साथ ही घर में आने के बाद गंगा जल का बिल्कुल वक्त अभी इतना ही, लेकिन चलते चलते वाना जी मैं आपसे चाहूंगी कि ग्रहण के समय, क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे कि अगले 15 दिन सावधान राशियों के हिसाब से दिवाकर जी ने बता दिया है, लेकिन ओवरऑल एक जेनरिक उपाय जो हर कोई कर सकता है। जी, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिस भी इष्ट देव से आप कनेक्ट होते हैं आप उनका जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः, या फिर आप सिंपल गायत्री मंत्र कर सकते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र कर सकते हैं, पितृ गायत्री मंत्र कर सकते हैं। मैं कहती हूँ जिस भी एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं, बीट एनी एनर्जी यू फील कंफर्टेबल, आप वो सब कर सकते हैं और अपने सूर्य नारायण देव भगवान को
हर दिन हर पल विजुअलाइज करें। पिता की सेवा जो है वो आपको जीवन में हमेशा करनी है, वही हमें जीवन में आगे लेके जाएंगे। हर दिन सूर्यदेव को आप प्रणाम और नमन करते रहिए और उनका तेज जो है अपने जीवन में उसी तरह का तेज आप उनसे मांगते रहिए। प्रतीक जी, आप क्या बताएंगे? निश्चित तौर पर इतना कहूंगा कि तमाम दुनिया की पूजा कर रहे हैं, सूर्यदेव को प्रसन्न कर रहे हैं। घर में स्थित माता पिता के पैर छूइए, पूजा करिए और उनको जरूर कुछ आज के दिन भेंट करिए। जो पितृ यहाँ मौजूद हैं, जो जीवित अवस्था में, पहले उनकी पूजा कर लीजिए। बाकी जो हमने बताया और जरूर करिए। दिवाकर जी, एक आखिरी उपाय, जेनरिक उपाय जो हर कोई कर सकता है। देखिए, जब ग्रहण लगता है तो राहु का प्रभाव सूर्य पर होता है और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। तो हमारी सलाह है कि सूर्य के मंत्रों का जप करने के साथ साथ शनि और राहु के लिए भी उपाय किए जाए। उनके मंत्रों का भी जप करना विशेष लाभदायक होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले 15 दिन रहना है सावधान और यहाँ उपाय क्या करना है, यही सब हमने जाना अपने तमाम खास मेहमानों से।